अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू। इसमें हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हमारी कहानी है क्लास दहम की, इसकी तशरीह करेंगे। ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसी कहानी का सबसे पहले हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के जो मुसन्नफ़ है शाहद अहमद दहलवी, उनका तारुफ पढ़ा। उसके बाद सफ़ा नंबर 13 और 14 की तशरीह की। आज हम तशरीह करेंगे सफ़ा नंबर 15 की। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो कहानी है ये लिखी है शाहद अहमद दहलवी ने। असल में उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सा खाका लिखा है, जिसको हम पढ़ते हुए मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन मजमूई तौर पर उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। सफ़ा नंबर 15 पढ़ने से पहले मैं उसके अल्फाज़मानी नहीं दोहराऊंगी। सफ़ा नंबर 15 और प्लस सफ़ा नंबर 16 का भी एक पैराग्राफ इसमें शामिल है। इक्तसाब इल्म से मुराद है इल्म हासिल करना। हीज से मुराद है छोटा या कमतर। वायसराय से मुराद है अंग्रेज राज में सबसे आला हुकूमती ओहदा जो था वायसराय हिंद, उसे कहते हैं वायसराय। अमादा से मुराद है राजी। ब्रॉडकास्टिंग से मुराद है नशरियात। जब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के दौर में रेडियो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टिंग होती थी, नशरियात जारी होती थी। इस्लाह से मुराद है दुरुस्तगी। मुसवदा से मुराद है तख्लीकी लिखाई का नमूना, कि आप एक मजमून लिखे, एक अफसाना लिखे, एक नावल लिखे। अपनी लिखाई में आपकी अपनी तख्लीक करदा कोई तहरीर है, उसको वो है मुसवदा, यानी वो नशर व अशायत से पहले आपकी अपनी लिखाई में जो नमूना मौजूद है, तहरीर मौजूद है। पेशखैमा, वजह, खलका, दायरा, मकाला, किसी खास मजमून पर लिखी हुई तहरीर को मकाला कहते हैं। जलाल, गुस्सा। उंडा चलाना यानी बहता हुआ आना। साकत, खामोश। रफा, खत्म। मशगला या शुगल, इससे मुराद है शौक। सर्फ करना, खर्च करना। पशेमानी, शर्मिंदगी। शोखी सूझना यानी मजाक सूझना। अब हम तशरीह की तरफ आएंगे। तशरीह में हम सफ़ा नंबर 14 से ये पैराग्राफ शुरू है जो सफ़ा नंबर 15 पर चलता है। हम उसी आखिरी लाइन से शुरू करेंगे कि अंग्रेज़ी अदबियात में MA की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906 और 7 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। हमने पीछे पढ़ा है कि मिर्ज़ा साहब खुद अल्लामा इकबाल के शागिर्द थे। पंजाब के बेशतर ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। अब कौन से ओहदेदार थे उनके बारे में शाहद अहमद दहलवी बताते हैं कि पितरस बुखारी खुद नामवर राइटर है। पितरस बुखारी कौन है? पितरस बुखारी उर्दू के मारूफ और बुलंद पाया मज़ाह निगार अंग्रेज़ी अदबियात के उस्ताद थे। और ताज से मुराद कौन है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज अदीब और ड्रामा नवीस थे। अनारकली उनका मारूफ तरीन ड्रामा है। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म हासिल किया, यानी वो स्टूडेंट थे, वो शागिर्द थे जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की इंतहाई इज़्ज़त किया करते थे। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे, अपने आप को कमतर समझते थे। वो अपने उस्ताद को इल्म का समंदर समझते थे और उनके सामने खुद को बहुत ही कमतर, जबकि वो खुद बजाते खुद वो इंतहाई काबिलियत और जहानत के मालिक थे। मैंने बारहा पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते हुए देखा। अब कौन कह रहा? मैंने, शाहद अहमद दहलवी कह रहे हैं कि मैं भी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की खिदमत में हाजिर होता, मैं भी उनके इल्म से फ़ायदा उठाता और पितरस बुखारी भी अक्सर जाया करते हैं। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वायसराय हिंद का भी। वायसराय हिंद से मुराद है आला हुकूमती ओहदा अंग्रेज़ों के दौर में। कहते कि शायद उसका भी वो इतना अदब नहीं, एहतराम नहीं करेगा जितना वो किसका करता,
मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का। पितरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे और बहुत बड़ा ओहदा है डायरेक्टर जनरल, मगर पुराने दोस्तों से रस्म राह में ज़रा भी फ़र्क ना आया। रस्म राह ताल्लुकात, पुराने दोस्त यानी हम जो अदीब दोस्त थे, जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे हमारे साथ, उनका उसी तरह रस्म राह था, उसी तरह मिलते जुलते थे। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया, राज़ी कर लिया कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के पास इतना इल्म है तो हमारे रेडियो पाकिस्तान पर ये आए, आके प्रोग्राम करें और आवाम इनके इस इल्म से फ़ायदा उठाए। उन्होंने किसी न किसी तरह उन्हें राज़ी कर लिया, क्योंकि वो पैसों की खातिर तो कहीं पर भी किसी के लिए भी काम नहीं करते थे, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की बात मान लिया करते थे। रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें, कभी कभी वो तकरीर जो किया करेंगे उससे भी लोगों के इल्म में इजाफा होगा। दो एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है वो मुआहदा जिस पर वक्त का तयन होता है, जिस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। कहते हैं दो एक तकरीर की उनका बार बार शाहिद अहमद दहलवी कहते हैं कि उनको पाबंद करना, अदबी लिहाज से पाबंद करना बहुत मुश्किल था, वो अपनी मर्जी से अदबी काम किया करते थे। दो एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। शुदा बात पितरस तक पहुंची। शुदा से मुराद है कि बात पहुंचते पहुंचते पितरस तक भी पहुंच गई। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। दरियाफ्त से मुराद होता है पूछना, अपने इल्म में लाना। वजह दरियाफ्त की। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दे। इस्लाह से मुराद है दुरुस्ती, कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम अपनी तहरीरें लेकर आते हो और मैं उसमें दुरुस्तगी करता हूँ, मैं तुम्हें उसके नकाइस बताता हूँ। तो अब जब तुम मेरे शागिर्द हो तो मुझे ये मंजूर नहीं कि जब मैं अपनी तकरीर लेकर जाऊँ तो अब जो तुम्हारे शागिर्द आगे रेडियो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं अब वो मुझ पर तनकीद करें, मैं ये नहीं सुन सकता कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और तुम्हारे शागिर्द जब मुझ पर बोलते हैं तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। पितरस ने बड़ी माजरत की। माजरत से मुराद है उन्होंने माफ़ी मांगी, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए, राज़ी नहीं हुए कि अब दोबारा मैं नहीं आऊँगा। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। अब उन्हें रीज़न पता चल गया कि मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने मिर्ज़ा साहब के साथ उनकी तकरीरों के साथ ख़ास तौर पर कोई कांट छांट की है जिसकी वजह से वो गुस्से में हैं। तो अगले दिन रेडियो स्टेशन में यानी दफ्तर में वहाँ पर क़यामत आ गई। क़यामत से मुराद है कि पितरस को बहुत ज़्यादा अपने स्टाफ पर गुस्सा था। उन्होंने आके पूछगीछ की कि कौन है जिसने मेरे उस्ताद जिनसे मैं दुरुस्ती लेता हूँ, जिनसे मैं अपनी तहरीरों के नकाइस निकालता हूँ, और ऐसा कौन सा शख्स है, इल्म की कमी वाला शख्स ऐसा कौन सा है कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की तहरीरों में से जो नकाइस निकाल रहा है वो ज़रा मेरे सामने आ जाए। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्ने अखलाक पर एक तवील लंबा लेक्चर दे दिया कि ब्रॉडकास्टिंग के हुस्ने अखलाक से मुराद क्या है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और रिस्पेक्ट के सिलसिले में इसी तरह ब्रॉडकास्टिंग आके चलेगी। बात तो खुल ही गई थी। बात खुल जाने से मुराद क्या है कि पता चल गया कि किस शख्स ने उनकी तकरीर में कांट छांट की है, अब उसकी नौकरी की खैर नहीं। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा, अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मनाकर लाओ। अगर तुम मनाकर ना लाए तो मिर्ज़ा साहब तो खुद अपनी नौकरी छोड़ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर गए हैं, तो तुम्हारी यहाँ पर अब कोई जगह नहीं, तुम भी यहाँ से फारिग होने वाले हो। उसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं, यानी उनके डायरेक्टर जनरल के भी उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसवदे में से मुसवदा बताया कि उनकी तहरीर जो है उसमें से दो एक फ़िक्रे निकाल दिए थे रोब झाड़ने के लिए कि मेरी यहाँ पर ड्यूटी है तकरीरों पर और मैं जितनी तकरीर मैं चाहूँगा वो उतनी जाकर तकरीर करेंगे, और ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को मंजूर नहीं था। इन फ़िक्रों का निकालना उसकी नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा बन गया। उसने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की तकरीरों में से फ़िक्रे निकाले और अब उसकी अपनी नौकरी ख़तरे में पड़ गई थी। बागा मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े,
मिर्ज़ा साहब ना माने, जब वो अपने शागिर्द पितरस की नहीं मान रहे, डायरेक्टर जनरल की नहीं मान रहे, तो ये वो शख्स जिसने उनकी तकरीरों से चंद अहम फिक्रें निकाल दे हैं, उसकी बात कैसे मानते हैं। बोला तो हजरत मेरी नौकरी गई। अब वो समझ गया कि मेरे माफ़ी मांगने से ये राज़ी होने वाले नहीं, इन्हें मैं इमोशनली ज़रा ब्लैकमेल करता हूँ या उनको मैं अपनी असल सूरत हाल दिखाता हूँ। तो हजरत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। दुआएं देंगे से मुराद आपको बद्दुआएं देंगे, बद्दुआ लगेगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हुए। कान खड़े से मुराद कि वो इस बात से खौफजदा हो गए कि मेरी वजह से इस गरीब आदमी की नौकरी जा रही है। वजह हालांकि उसकी अपनी थी कि उसने खामखा रोब झाड़ने के लिए तकरीर में से फिक्रे निकाले थे। कहते मेरी उनके कान खड़े हो गए, उन्हें ये शक हुआ कि मेरी वजह से कहीं इसकी नौकरी ना चली गई जाए। बोले मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नौकरी जाए। उसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। इस पैराग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि मिर्ज़ा साहब जहाँ खुद अनाप्रस्त यानी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते थे, जब उन्होंने ये देखा कि मेरी वजह से किसी गरीब की नौकरी जा रही है तो उनका दिल नरम होने की वजह से उन्होंने फ़ौरन उससे अपने स्टूडेंट यानी पितरस बुखारी की बात नहीं मानी, लेकिन उस शख्स की मजबूरी सुन के फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक यानी पितरस के कहने पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया। महदूद यानी चंद लोगों का जो अदबी महाफल का बंदोबस्त करते और वहाँ पर अदब फलता फूलता, जिसमें डॉक्टर तासीर का पूरा नाम मोहम्मदीन तासीर है। वो नामवर अदीब और नकात थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे। फैज़ अहमद फैज़ तरकीब सन शायर थे। ज़्यादातर दर्स व तदरीस और सहाफ़त से वाबस्ता रहे। हामिद अली ख़ान रसाला अल हमरा के बानी, एडिटर और अदीब थे। हमीद अहमद ख़ान अदीब और नकात थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। चिराग हसन हसरत सहाफ़ी, अदीब और मज़ाह निगार थे। महमूद निज़ामी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। नज़रनामा उनका बुलंद पाया सफ़रनामा है। गुलाम अब्बास का शुमार उर्दू के बहुत अच्छे अफसाना नगारों में होता है। अंसार नासरी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। यानी शाहिद अहमद दहलवी कह रहे हैं कि उन्होंने जो महदूद अदबी हल्का बनाया उसमें जो महदूद अफराद शामिल होते थे वो भी उर्दू अदब के बड़े बड़े नाम थे। तो कहते हैं कि अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मुकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता, यानी सारे लिख कर लाते और अदब में इजाफा होता और इस पर गुफ्तगू होती। एक जलसे यानी मीटिंग में एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मुकाला पढ़ा। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। पितरस खामोश रहे। अब पितरस क्यों खामोश हैं? उनका उस्ताद बैठे हुए हैं और वो अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करते हैं। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि आप कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहसों मुबाहसे को नापसंद करते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। मोहतात राय क्या देते थे? अंदाज कुछ ऐसा होता, नहीं ये बात नहीं मगर ऐसा भी होता है, यानी खुलकर बात ना करते कि अगले को दिली तौर पर कोई दुख ना हो। पितरस को शौकी सूझी। अब वो पितरस बुखारी चूंकि उनके स्टूडेंट हैं, उनको पता है मेरे उस्ताद के पास इल्म का समंदर है। अब वो खुद तो उनके साथ इस तरह की बात नहीं करेंगे कि वो उनके अंदर का समंदर निकल आए। उन्होंने क्या किया? फैज़ जो उनको कम जानते थे उनको इशारा किया कि इनको किसी तरह इनसे अब बहस शुरू करें ताकि ये आगे से इल्मी बहस शुरू हो जाए। फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के बाद उभरी। अब ये तारीख़ की बात है और तारीख़ पर पूरा इल्म रखते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद।
उन्होंने जब ये बात सुनी कि क्या रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के बाद उभरी, ये बात सुननी ही थी, इतना तो उनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना, गुस्से में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ। इसके बाद उन्होंने इतनी तारीख पर बहस की, बात की, इतनी बात की कि पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उमड़ा चला आ रहा था, उनकी मुताले का, उनके इल्म का एक समंदर अल्फाज की सूरत में चलता आ रहा था। उस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ, शाहद अहमद दहलवी कहते हैं, मुझे भी अंदाज़ा हुआ मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी बड़ी दौलत बड़ी पड़ी है। फैज़ अहमद फैज़ पशेमानी से, शर्मिंदगी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे। देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर। असल में पितरस चाहते थे कि वो बोले और बाकी अहले अदब उनको सुने। हम सब दम बखुद साकत बैठे, दम बखुद हमारे सांस रुक गए और हम सिर्फ मिर्ज़ा साहब की इल्म से फ़ायदा उठाते चलते गए। हम सब दम बखुद साकत बैठे, मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया। पितरस ने ही बहस शुरू करवाई थी। पितरस को खूब पता था कि कैसे ये बहस एहतमाम को पहुँचेगी और खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ, जलाल ख़त्म हुआ, उनका गुस्सा ख़त्म हुआ और उसका फ़ायदा शाहद अहमद दहलवी कहते हैं हमें ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि हमारे दरमियान एक ऐसी इल्मी और अदबी शख्सियत बैठी हुई है जिसका तारीख़ के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा इल्म है। तो बेटा आप अपना रजिस्टर निकाल लें। सबसे पहले ये जो अल्फाज़मानी बताए गए हैं, इन अल्फाज़मानी को लिखें। उसके बाद सफ़ा नंबर 15 और 16 की जो तशरीह करवाई गई है वो अपने रजिस्टर पर लिखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के हवाले से ये बहुत अहम टॉपिक है, तशरीह के हवाले से, खुलासे के हवाले से, सवाल जवाब के हवाले से। तो आप जब ये पेपर में आपके ये इसमें से कोई भी सवाल आए तो आप उससे हल करने के काबिल हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।